हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 जून। 7 जून की तिथि आप ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष इस तिथि को हम क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलना है। और वर्ष 2022 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम रखा गया है, वो है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। ये थीम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं और इस वर्ष का थीम हो गया हमारा सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को मैं हमारे संस्थान के द्वारा आयोजित किए जाने वाले टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं, जिसका पोस्टर आप यहाँ पे अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है। इसमें जिस तिथि को जिस सब्जेक्ट का आपका प्री का टेस्ट रखा गया है, उसके जस्ट बाद में आपको उसी सब्जेक्ट का मुख्य परीक्षा का टेस्ट देना है। ठीक है, इस टेस्ट को कुछ इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपको सब्जेक्ट सेम पढ़ के आना है। पहले आप उसके प्रीलिम्स का टेस्ट देंगे और उसके बाद आप मेंस का टेस्ट देंगे। ठीक है, और कुछ पेपर्स इसमें डेफिनेटली ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके मुख्य परीक्षा के हिस्से होते हैं। उस दिन आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में ऐसे विषय को वरीयता दी गई है जिसका वेटेज आपके प्रीलिम्स की परीक्षा में ज्यादा होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप स्क्रीन में दिए गए इस नंबर पर किसी भी समय व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या अंजुम चोपड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। दोस्तों, मिताली राज को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। मिताली राज के बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनके साथ में रिकॉर्ड यह है कि मिताली राज महिला क्रिकेट में बतौर कप्तान एक दिवसीय इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी है। दूसरा, इनके नाम में 5 विश्व कप खेले जाने का रिकॉर्ड कायम है। और इनके ऊपर अभी हाल ही में एक बायोपिक बनाई जा रही है बॉलीवुड के द्वारा, जिसका नाम है शाबाश मिथु। तो इनके ऊपर बन रही इस मूवी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी खरीफ फसलों के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में क्या बेमेल है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं धान सामान्य ग्रेड 2040 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 2060 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 6360 रुपए प्रति क्विंटल या सूरजमुखी 6400 रुपए प्रति क्विंटल। आपको यह बताना है कि किस फसल का उसके सामने न्यूनतम समर्थन मूल्य गलत लिखा गया है, वही इसमें से क्या होगा? बेमेल होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरहर 6360 रुपए प्रति क्विंटल। क्योंकि अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए 6600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ठीक है, और बाकी जिन फसलों के सामने ये समर्थन मूल्य लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है, जिसमें एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। धान जो कि सामान्य ग्रेड का होगा 2040 रुपए प्रति क्विंटल उसको दिया जाएगा, और ग्रेड ए के धान के लिए समर्थन मूल्य 2060 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं अगर हम चौथे विकल्प की बात करें सूरजमुखी, तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6400 रुपए प्रति क्विंटल है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होगा और पिछले खरीफ वर्ष की तुलना में कितने रुपए की वृद्धि हुई है, ये पूरा का पूरा टेबल अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, जिसका आपको लगातार अध्ययन करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं डेनमार्क, ब्रिटेन, फिनलैंड या स्वीडन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बना है। ठीक है, इस सूची में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था और इसमें अगर हम भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत प्रदर्शन के मामले में
180 देशों की सूची में सबसे अंतिम पायदान पर काबिज रहा। सबसे बेहतर पर्यावरण प्रदर्शन वाले देशों की हम बात करें तो पहले स्थान की चर्चा हम कर चुके हैं, डेनमार्क, उसके बाद में ब्रिटेन और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। सबसे खराब पर्यावरण प्रदर्शन के वाले देशों के बारे में हम बात करें तो 180वें स्थान पर है भारत, 179वें स्थान पर है म्यांमार और 178वें स्थान पर क्रमशः बांग्लादेश बना हुआ है। तो ये सभी तथ्य आपको पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में रेपो दर को बढ़ाकर कितना किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है 4.45%, 4.55%, 4.90% या 4.95%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4.90%। दोस्तों हाल ही में कुछ महीने पहले नीतिगत दरों में बदलाव किया गया था। उस समय रेपो दर को निर्धारित किया गया था 4.40% में, जिसके बाद इसे पुनः बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया है। दोस्तों रेपो रेट का मतलब होता है रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिया जाने वाला अल्पकालीन कर्ज की दर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेपो दर, जो कि वर्तमान स्थिति में 4.90% हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव किस तिथि को संपन्न कराया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 19 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि आगामी जुलाई महीने में देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए यह देश का 16वां चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत प्रणाली की आनुपातिक पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। राष्ट्रपति चुनाव में देश के कुल 776 सांसद और 4033 विधायक हिस्सा लेते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के एक विधायक के मत मूल्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य है 129। सर्वाधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायक की है? तो आपको जवाब देना है उत्तर प्रदेश के विधायकों की, और वो मत मूल्य है 208। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित ये तथ्य आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा सातवां प्रश्न है, नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए शतरंज टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं चैतन्य निकोसे, प्रज्ञानंद रमेश बाबू, मैग्नस कार्लसन या विश्वनाथन आनंद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञानंद रमेश बाबू। दोस्तों इनका नाम आप पिछले कुछ वीडियो में लगातार सुनते आ रहे होंगे, प्रज्ञानंद रमेश बाबू, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं और इन्होंने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए शतरंज टूर्नामेंट के खिताब को अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों इनके बारे में एक और तथ्य ध्यान में रखना है कि इन्होंने पिछले 3 महीने में विश्व चैंपियन सिंगापुर के मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट यानी NESDA में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर काबिज रहा? और हमारे विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, ओडिशा, नागालैंड या केरल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का दूसरा संस्करण है और इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों अगर हम राज्य या संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल की श्रेणी में समूह ए राज्यों की बात करें तो समूह ए राज्यों में केरल शीर्ष स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर है। समूह बी राज्यों की अगर हम बात करें तो समूह बी राज्य में ओडिशा शीर्ष स्थान पर काबिज रहा और वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में नागालैंड शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो इससे संबंधित ये सभी तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, खेल मंत्री रहते हुए रणजी क्रिकेट में शतक लगाने वाले देश के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, महेंद्र सिंह धोनी या युवराज सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनोज तिवारी। दोस्तों इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये वर्तमान स्थिति में पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री हैं और पश्चिम बंगाल के रणजी क्रिकेट टीम का भी हिस्सा है। और इस प्रकार खेल मंत्री रहते हुए रणजी मैच में शतक लगाने वाले मनोज तिवारी देश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, इसलिए इनका नाम आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में अग्नि 4 का प्रक्षेपण कहां से किया गया है? और हमारे विकल्प हैं APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश या सुभाष चंद्र बोस स्पेस सेंटर बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। किसका प्रक्षेपण किया गया है? अग्नि 4 का। अग्नि 4 के बारे में अगर हम बात करें
तो ये भारत की सबसे ताकतवर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। तो अग्नि 4 का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के हमारे 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी सीडीएस के नियुक्ति के नियमों में बदलाव के संबंध में क्या सत्य है? और इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसे हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपके सामने विकल्प पेश करूंगा। तो स्टेटमेंट 1 है 62 वर्ष से कम उम्र के कोई भी सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल इसके लिए पात्र रहेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है 62 से कम उम्र के कोई भी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल इसके लिए पात्र रहेंगे। और अब इन 2 स्टेटमेंट के आधार पर आपको बताना है कि नियमों के बदलाव के बाद में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही हैं। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों सही, या ऑप्शन डी है 1 व 2 दोनों गलत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 व 2 दोनों सही। मतलब आपको जो दोनों स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं वो पूर्णतः सत्य है। नियमों में बदलाव करते हुए यह कहा गया है कि 62 से कम उम्र के कोई भी सेवारत और साथ ही साथ सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल इस पद के लिए पात्र रहेंगे। ठीक है, तो ये नियमों में बदलाव संबंधी तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 12वां प्रश्न है 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया जाएगा? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो आपको तमिलनाडु बिल्कुल ध्यान में रखना है। यहाँ पे फिडे शतरंज ओलंपियाड के 44वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा और इस प्रतियोगिता के लिए जो शुभंकर यानी मैस्कॉट तय किया गया है उसे कहा जाता है थाम्बी, जिसका अर्थ क्या है? छोटा भाई। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी वर्ष 2021 के रिपोर्ट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? और हमारे विकल्प है चीन, भारत, अमेरिका या सिंगापुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी वर्ष 2021 के आधार पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश पाने वाला देश बना है अमेरिका, और अमेरिका के बाद में चीन और हांगकांग एफडीआई प्राप्तकर्ता देश में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। भारत की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो एफडीआई पाने वाले देश के सर्वोच्च देशों में भारत 7वें स्थान पर बना हुआ है। तो ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहां शुरू किया गया है? और हमारे विकल्प हैं स्विट्जरलैंड, पोलैंड, मंगोलिया या भारत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। यहाँ पे आपका शुरू किया गया है बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2022। तो मंगोलिया आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है रांची, नई दिल्ली, भुवनेश्वर या सतना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में बनाए गए हैं और आदिवासी कार्य मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है हाल ही में आईफा अवार्ड 2022 पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं पंकज त्रिपाठी, विकी कौशल, धनुष या आयुष्मान खुराना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विकी कौशल। दोस्तों विकी कौशल का नाम आपको ध्यान में रखना है। आईफा अवार्ड 2022 में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है विकी कौशल को, और विकी कौशल को यह अवार्ड इनकी फिल्म सरदार उधम सिंह में उत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया है। इसी सवाल में अगर आपको पूछा जाता कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है तो ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, कृति सेनन को। ठीक है, कृति सेनन की एक मूवी आई थी मिमी, जिसमें उत्कृष्ट अभिनय के लिए कृति को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आईफा अवार्ड में दिया गया। विकल्प में एक नाम और आपको दिखाई दे रहे पंकज त्रिपाठी, इन्हें लूडो फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब दिया गया है। ये तथ्य भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं जेवियर बेट्स, शिंजो आबे,
बजराम बेगज या जॉन मुनिक? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बजराम बेगज। ये कहां के नए राष्ट्रपति बने? अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने। ठीक है, बढ़ते हैं आज के हमारे 18वें प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो आपको ध्यान में रखना है, फसाई द्वारा हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु बड़े राज्यों में पहले स्थान पर काबिज रहा। फसाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे यह भी जानना आपको जरूरी है कि यह इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक का चौथा संस्करण था, जिसमें बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? तमिलनाडु को। वहीं छोटे राज्यों में पहले स्थान की बात करें तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर जम्मू एवं कश्मीर बना हुआ है। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा सूचकांक के चौथे संस्करण के संबंध में ये सभी तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।